And the side, the main story, background story as well. The background story, how that assault led to it. Okay, so the what background would you want to distinguish? Dr. Likha Suraj, he is the faculty, Likha Raju, sorry, Likha Raju, he is the faculty from the Department of Surgery, where the background story happened. Let him narrate the background story, and thereafter the yesterday's event I shall tell you. Please. Good morning, everyone. So, my name is Dr. Likha Raju. I am an assistant professor in the Department of General Surgery. So, I'll give a brief. तो ठीक है, हाँ, तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो फॉर एवरीवन इजी के लिए तो अभी हिंदी में बताते हैं. सो कल जो इंसिडेंट हुआ है तो कैसे शुरू हुआ, मतलब फ्रॉम द जब से पेशेंट को देखा, तो थोड़ा सा समरी बता देगा आपको. तो जो हम लोग पेशेंट था 17 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है, तो 19 अगस्त को ओपीडी में आया. तो ओपीडी में कुछ कंप्लेंट लेके आया. तो कंप्लेंट था कि पेरिएनल स्वेलिंग. तो पेरिएनल रीजन में एक स्वेलिंग है, तो उसको क्या कि यूजुअली वैसे स्वेलिंग होने से फिर उसको हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करते हैं. प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिन दैट पार्ट. तो ऑन एग्जामिनेशन तो हम लोग को मिला कि एक एनल टैग जिसको हम लोग सेंटिनल पाइल होता है. तो सेंटिनल पाइल तो वी डिवाइड करते कि 6 o'clock 12 o'clock ऐसे डिवाइड होना. तो 12 o'clock में था पीछे साइड, तो 12 o'clock में था. तो उसको ऐसा था कि तो ये देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं था. तो उसको हमने क्या किया कि वो एडवाइस पेशेंट को कि 2 ऑप्शन दिया. एक तो आप सर्जिकल कर सकते हैं या बिना सर्जरी का भी आप दवाई ले सकते हैं. तो छोटा चीज़ होने से क्या होता है, हम दवाई से यूजुअली पहले ट्राई करते हैं. तो लेकिन पेशेंट पार्टी दे ऑप्टेड कि नहीं सर, इसको आप सर्जरी ही करा दो तो वही बेस्ट रहेगा. सो फिर क्या कि उसको हमने तो वेनेवर पेशेंट ऑप्ट फॉर सर्जरी तो हम उसको एक ऑपरेशन का डेट देते हैं, एक ऑपरेशन डेट देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन. तो पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन था 28 अगस्त को. तो 28 अगस्त को करना था. सो उसको हमने पूरा रूटीन इन्वेस्टिगेशन भेज दिया, मतलब ऑपरेशन से पहले क्या क्या टेस्ट जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ भेजा. उसके बाद सिंस 28 को था तो हमने क्या किया, थोड़ा एडवांस में उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा लिया. तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप होती बेहोश करने से पहले जो चेकअप होता है. सो 25 को उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ एंड शी वॉज फिट फॉर सर्जरी. फिर उसके बाद पेशेंट को आना था 27 को, बिकॉज एक दिन प्रायर हम पेशेंट को एडमिशन करते हैं. 28 को देता तो 27 को एडमिट करना था, बट पेशेंट डिडंट कम. तो पेशेंट आया 28 का ऑन द डे ऑफ सर्जरी, सुबह आया. तो हमने क्या किया, सिंस पीएससी तो हो चुका था लेकिन सिंस ओटी लिस्ट में नहीं था, बिकॉज ऑपरेशन लिस्ट में डालना होता है, उसके हिसाब से सिस्टर्स लोग अपना सामान रेडी करते हैं. तो ऑपरेशन में लिस्ट नहीं था तो उसको हमने कैंसिल करवाया. फिर एक नया डेट दिया. तो नया डेट दिया 4 तारीख का. तो शी वॉज टू कम ऑन 4 तारीख का. वो भी सिंस उसका पीएससी हो चुका था तो उसको 4 तारीख को सुबह आराम से आना था एडमिट कराने के. तो लेकिन पेशेंट 4 तारीख का ऑपरेशन डेट था, 3 तारीख को आना था. तो 3 तारीख का सुबह यूजली हम 10 बजे बुला रहे थे पेशेंट को. तो 10 बजे पेशेंट नहीं आया. पेशेंट केम अराउंड शाम का 6:30 को आया 3 तारीख. तो यूजुअली बोलने से वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन डेट भी ओटी लिस्ट बनाना होता है. तो ओटी लिस्ट के हिसाब से ओटी लिस्ट ओटी में देगा. फिर सिस्टर विल अरेंज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी. फिर हमने सोचा चलो कैंसिल वाला कैसे, सो हमने ओटी लिस्ट में डाल दिया. फिर पेशेंट वॉज प्लान ऑन 4 तारीख को. फिर उसको ऑपरेशन रूम पे लेके गया. तो वो ऑपरेशन वाज टू बी डन अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया. तो स्पाइनल जब भी कुछ चीज़ जनरल एनेस्थेसिया में या स्पाइनल एनेस्थेसिया वी कॉल इट एज मेजर सर्जरी, क्योंकि अंडर स्पाइनल में हो रहा है. अंडर स्पाइनल में बहुत पेनफुल रहता है. तो उसको अंडर स्पाइनल में लिया. फिर ऑपरेशन ज़्यादा देर नहीं चल, 20 to 30 जो सर्जरी था. फिर उसको ऑपरेशन करने के बाद हमने सामने में एनेस्थेटिक का रूम है, एनेस्थेसिया का रूम, वो है पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन रूम. तो सीधा ऑपरेशन करने के बाद हम पेशेंट को वार्ड लेके नहीं जाता, उसमें 10-15 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा. ऑब्जर्वेशन में रखा. फिर वी हैड रिव्यूड विद एनेस्थेसिया. फिर हमने एनेस्थेटिक देखा. फिर उसके बाद जैसे ओके फिर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट कराया. तो पेशेंट शिफ्टेड टू वार्ड अराउंड 2:20 आफ्टरनून का, जब 2:20 PM को शिफ्ट हुआ.
फिर उसके बाद 2:20 को PM को शिफ्ट हुआ, होने के बाद अराउंड 2:25 क्या हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है तो उसने एक इंजेक्शन दिया। तो इंजेक्शन वाज यूज टू गिव बोलस एंड स्टेट, मतलब स्टेट मतलब एक ही टाइम, वन टाइम के लिए ही एडवाइस था। तो इंजेक्शन आई थिंक सबको पता चल गया होगा। इंजेक्शन वाज ट्रेनेक्सामिक एसिड। सो ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम IV स्टेट डोज देना था, तो उसको मतलब एक टाइम के लिए देना था। तो उसको दिया, तो देने के बाद जैसे इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा डॉक्टर ऑन ड्यूटी थोड़ा इस तरफ दूसरों को देखने गया, तो अटेंडेंट आके बोला कि सर आके देखिए पेशेंट थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो उसको अटेंड किया एंड लकीली एट द टाइम वी वर ऑल देयर एट द टाइम जब शुरू हो रहा था। तो वाइटल्स वगैरह चेक किया, BP फॉल हो रहा था, पल्स कम होने लगा था, प्यूपिल ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। तो विथ फाउंड दैट इट वाजंट एनाफाइलेक्सिस, जो उसका रिएक्शन है। तो हमने जो नेसेसरी उस टाइम पे जरूरत है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम 2-3 मिनट्स ही हुआ कि हमने ऑक्सीजन लगाना शुरू किया। वी गिव ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो उस समय पे कहाँ तक किया। फिर वी कॉल द एनेस्थेशिया, यूजुअली क्योंकि पोस्ट एनेस्थेटिक है। सो in that case, so we call the anesthesia. Anesthesia came around within 5 minutes from the OT, क्योंकि ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग बहुत दूर है, OT से आना और यहाँ से आना। तो we call the anesthesia. There are, और we are thankful to the anesthetic department कि they came in time. Around within 5 minutes they came, they intubated the patient. यहाँ से पाइप लगाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे खुद से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो पाइप लगाया, इंट्यूबेट किया, उसके बाद वहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ें सलाइन वलाइन लगाना, कैनुला एक्स्ट्रा लगाना वो किया। उसके बाद पेशेंट वाज शिफ्टेड टू ICU। तो ICU में पेशेंट इंट्यूबेट करने के बाद ICU में पेशेंट को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद ओनली इन द ICU आफ्टर इंट्यूबेशन वाइटल्स हमने देखा, वाइटल्स सब विद इन नॉर्मल रेंज में था, बट इतना पेशेंट इतना भी नहीं था कि उसको इमीडिएट एक्सट्यूबेट करता है। सो अंडर ए ओवरनाइट पेशेंट को हम एक्सट्यूबेट करके रखना पड़ा इन द ICU बाय द हेल्प ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। सो ऑन द नेक्स्ट डे 5 तारीख को अराउंड 9:40 AM में, सो सब कुछ देखने के बाद फिर एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि विल एक्सट्यूबेट। अभी चलो हो गया, अभी टाइम है कि पाइप को निकाल देना है। तो पेशेंट वाज रेस्पॉन्ड कर रहा था, तो पाइप को निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेशेंट को कुछ फ्लूइड वगैरह कुछ थोड़ा अलाउ किया। फिर वी ऑब्जर्व करने के बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट आया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डिपार्टमेंट आया, फिर न्यूरोलॉजिस्ट है। सो वी कॉल ऑल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एनेस्थेटिक, आई डिपार्टमेंट एंड टू द न्यूरोलॉजिस्ट। सो सब ने आया, सब एसेस किया। सो कार्डियो में भी कार्डियो वाले ने कुछ इको वगैरह किया, तो उसमें कुछ डिजीज मिला, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन चलाया। फिर आई वाले उस टाइम पे आया। सो एट दैट टाइम पेशेंट डिडंट हैव एनी कंप्लेंट ऑफ विद आई प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिस्ट का हमने बुलाया, फिर जो मेडिकेशन जरूरी था वो शुरू किया है। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को, जो क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल एवरी डिटेल, क्योंकि आज सबको इंसिडेंट को पता हो ही है। सो ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को फिर क्या हुआ, पेशेंट कंप्लेन की दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसमें भी हमने फिर आवर टीम कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आई, दे वर ऑल मॉनिटरिंग, हर दिन विजिट करा। फिर हमने लेकिन न्यूरो को फिर दोबारा बुलाया, न्यूरो मैडम भी आया, फिर मैम भी देखा, फिर आई वाला देखा। फिर बोला कि उस टाइम पे ऐसे स्पेसिफिक कुछ ऑब्वियस कोज तो दिख नहीं रहा है। तो लेकिन फिर न्यूरो वाला भी बोला, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो करना है, बट एट दैट टाइम तो वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे कि वो पेशेंट को थोड़ा मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमने बाकी जितना ज़रूरत इन्वेस्टिगेशन हो सब किया है, बट एट दैट टाइम जो थोड़ा बाद में कर सकता था आफ्टर द पेशेंट गेट स्टेबल, तो उसको हम अभी तक थोड़ा रोक के रखा है आफ्टर पेशेंट फुल्ली रिकवर होने को। सो अंटिल नाउ द पेशेंट इज स्टिल रिकवरिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कुछ टेस्ट करना था, एंड वी आर फर्दर विल डू द टेस्ट बट once the patient is stable. And regarding the drug reaction, we have already जो
डिपार्टमेंट वाला जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको हमने इन्फॉर्म किया है, मैडम को भी इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करते हैं दे आर डूइंग द पार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। So regarding this thing, the case जो डॉक्टर राजू ने आपको बता ही दिया है regarding the possible anaphylactic reaction, तो उसके बाद करते ही next दिन on 5th को we had already reported there is something called as a pharmacovigilance department, जहाँ पे हम लोग जितना भी adverse drug reaction या complications या anaphylaxis हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट कर चुका है ड्यू प्रोसेस। एंड वो सेम बैच का जो मेडिसिन है, मेडिसिन का एक बैच में आता है, वही मेडिसिन को सेम बैच वाला हम लोग को वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द फार्मेसी जहाँ से लिया है टू बेसिकली स्टॉप इशूइंग, सील इट एंड देन हैंड इट ओवर टू द CMS ऑफिस ताकि वी कैन डू दी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। एंड मोर ओवर फ्रॉम व्हाट आई हियर, वही दिन ऑपरेशन में हमारे तो दिन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, अराउंड आई थिंक दैट डे वी डिड अराउंड 12 ऑपरेशंस दैट डे। एंड ये वाला ऑपरेशन वाज द 6th केस जिसमें वही सेम मेडिसिन को दिया गया था, 6th केस था। तो उसके पहले 5 केस को भी वी हैड गिवन द सेम इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड विच इज़ गिवन रूटीनली used very often by Department of Surgery as well as the Department of Gynecologist। तो therefore this like जैसा कि हमने I reiterate again 5 केसेस, ये केस का पहले सेम ड्रग को हम लोग दे चुका था। Unfortunately the 6th केस में ये रिएक्शन हुआ है, लेकिन after that we have stopped using that batch and we have sealed the drugs। कितना लोगों को चोट लगा कल का घटना में? Yes, now no, it's okay. No, it's okay. Now coming to the that was the background. Now coming to what happened yesterday. So yesterday there was a very deeply anguishing event. I was तो ठीक है, हम अपने ऑफिस में था, ये सामने में ही है DMS का ऑफिस और आगे में CMS ऑफिस है। लकीली अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे CMS ऑफिस में हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे CMS साहब और OC ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी नाहरलगुन पुलिस थाना भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अराउंड 10:30 ना 11 o'clock, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम, हम लोग को वहाँ से फ्रेंटिकली एक नर्स ने कॉल आया कि वहाँ में एक वार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी ऑल रन डाउन। बाय द टाइम इंसिडेंट हो चुका था, लेकिन OC साहब एंड हिज टीम वर ऑलरेडी एट द स्पॉट एंड इमीडिएटली द असाइलेंट was apprehended within 5 or 10 minutes of the incident। तो ऑन इंक्वायरी हम लोग अपना डॉक्टर को पूछा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तब बताया है कि हमारा जैसा कि पहले भी हम बोल चुका है, एक सीनियर रेसिडेंट और एक जूनियर रेसिडेंट वेर असॉल्टेड। एक जूनियर रेसिडेंट DNB का डिप्लोमा जो DNB जो रेसिडेंसी कर रहे हैं, वो अलग पेशेंट के लिए, वो ये पेशेंट के साथ रिलेटेड भी नहीं है, कभी उसको पेशेंट को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी अलग है। तो वो जाके अपना कोई पेशेंट वो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स का JR है। ये इंसिडेंट हुआ पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड, बच्चा लोग जो देखते हैं, ये इंसिडेंट सर्जरी में हुआ है। तो चाइल्ड्स डिपार्टमेंट का वो एक JR अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है, वहाँ में देख के तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर विथ हुम ही हैड एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन, हुम ही डजंट नो एट ऑल, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से, आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। तब पीते समय हमारे सीनियर रेसिडेंट है, वो हमारे ही लोकल है, निशी ही डॉक्टर ही है, वो सीनियर रेसिडेंट है। सीनियर रेसिडेंट यानी कि जो MD ख़त्म करने के बाद जूनियर रेसिडेंट जो है स्पेशलिस्ट करने वाले, सीनियर रेसिडेंट मतलब स्पेशलिस्ट जो ख़त्म किया हुआ है। तो जो सीनियर रेसिडेंट उसको देख के वो बचाने के लिए गया है, तो वो रोड का जो शार्प एज है ना, उसने उसको आपने फेसबुक में देखा ही होगा या दूसरा सोशल मीडिया में देखा ही होगा, वेरी डीप लैसरेशन उसका फोरआर्म में मिला है। उसके बाद
जो बताया गया है वो भी भाग गया है। तब भी इट सीम्स ही वाज, वो तो नीचे में गिरा दिया, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली मारते जा रहा था। बाय दैट टाइम आई थिंक हम लोग का लकीली, जैसा कि हम बोला, ओसी और वो था, वो लोग आके हम लोग उसको डिफ्यूज़ कर सका है। बट बिफोर डिफ्यूजिंग ऑलरेडी ग्रीवियस इंजरी तो कर चुका था। डॉक्टर टाम साहब जो जामा सीनियर रेसिडेंट का, तो डीप लैसरेशन देखा ही है। इट टुक अराउंड मोर देन 10 to 15 स्टिचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी जो हमारे जेआर का हुआ है, जो बाहर तेलंगाना से है। बेचारा पेरेंट्स को अभी हम लोग कैसा बताएंगे कि अपना बच्चा वो लोग हम लोग का अंदर में बेचता है टू गिव देम एजुकेशन अंडर आवर प्रोटेक्शन, लेकिन उसका इतना तक मारा है कि हड्डी तक तुता दिया है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवेंट फॉर अस नाउ कि वो पेरेंट बाहर से जो तेलंगाना इतना दूर से आया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वाला साइड ऑफ द स्टोरी को भी आप थोड़ा ह्यूमेन टच से लेके आप इसको मतलब पब्लिक को पहुंचाना चाहिए। जो ऊपर है वो कहाँ बाहर से लेके आए? फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, उसका जो इंक्वायरी जो हम लोग ने थोड़ा मोड़ा वेपन बाहर से नहीं आया है, वो वेपन अंदर का ही था। हम लोग का जो बेड नहीं होता, मैट्रेस जो पेशेंट का बेड होता है, उसमें नीचे में एक रोड होता है, वो कहीं पे रखा हुआ था या लाइन था, तो उसको लेके मारा है। दैट इज इट सीम्स लाइक दैट। सो ये कि बाहर से लाया वाला वेपन नहीं है। सर और क्वेश्चन रहेगा कि अभी सर्जरी वाला सर लिखा राजू सर आपने बोला कि स्टेबल है पेशेंट का ना, अभी कंडीशन रिकवरिंग मूव में है, स्टिल लेकिन इन रिकवरिंग। तो कल उनका पेरेंट्स के तरफ से हमें फोन कॉल आया था। दे वर सपोज टू गिव ब्रीफिंग लास्ट नाइट, हम लोग आया भी था यहाँ पे, बाद में कुछ कारण से उन्होंने वो कर दी, तो उन लोग बोल रहे हैं कि कोमा में नहीं ऐसा बोला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कितना हद तक सही तो है? ऐसा है, दैट्स वाई, मतलब इसलिए अच्छा हुआ आपने पूछा। तो अबाउट एड सम थिंग्स, सो यस्टरडे वी केम, और यस्टरडे फिर हमने आईसीयू में, एक्चुअली वी सोच रहे थे कि हम आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे उसको, ताकि एक ऐसा भी होता है कि आईसीयू में जब आप रहते हैं, और आई थिंक कोविड के टाइम पर सबको पता होता है रूम पे रहना क्या होता है। सो कोविड आईसीयू का भी एक ऐसा रहता है जिसको हम आईसीयू साइकोसिस होता है। तो क्या होता है, आप एक बंद कमरे में रहोगे, फिर ना धूप ना रोशनी ना क्या, बस वही लाइट और वही। आईसीयू में क्या रहता है, पेशेंट सब सीरियस रहता है, पाइप लगा हुआ ही रहता है, वेंटिलेटर में रहता है, साइड का क्या हो जाएगा पता नहीं रहता है। तो जिसकी वजह से आईसीयू साइकोसिस रहता है, एक दिमाग में बना रहता है कि हम ठीक नहीं होगा। तो उसके वजह से ये सर, इसलिए हम गए, तो मेरे साथ मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी गए, हमारे एचओडी सर के साथ भी गए। तो जाके हम सोचे कि चलो थोड़ा आईसीयू से बाहर निकालेगा, बाहर निकल कर थोड़ा हवा खाएगा, किसी से मिलेगा, घुल मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने अटेंडेंस से बात किया, तो देवर रिलक्टेंट। उनको क्या लगा कि मतलब रिगार्डिंग इन रिलेशन विद द यस्टरडेज इंसिडेंट कि हम उसको आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं। हमने उनको समझा कि ऐसे बात नहीं है, अब जो हो गया, अब उसको लेकर अब आपके पेशेंट का हम क्यों वे उठाएं, हम भी तो चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाओ, घर जाओ, हमारा भी तो हल्का होगा ना। तो वही सोचकर हम सोचे बाहर जाकर थोड़ा ये आईसीयू से निकालने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल वीकनेस तो है थोड़ा, बट लेकिन पेशेंट रिकवरिंग है। तो बाकी जो जैसे पहले बताया, कुछ टेस्ट है जिसको अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट अच्छे से रिकवर हो। तो इसलिए हम थोड़ा बाहर केबिन में शिफ्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, बट पेशेंट पार्टी रिलक्टेंट है, सो अभी तक हमने नहीं की कोशिश। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जिसकी हमने कल देखा था प्रेस ब्रीफिंग में, ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के का प्रेस ब्रीफिंग दिखा था। उन्होंने उसमें प्रेसिडेंट ने कहा था कि उसको किसी पेशेंट का फैमिली से बताया गया, वो पेशेंट का तरफ से बताया गया कि उसका भी एक ऑपरेशन यहाँ किया हुआ था। वो ऑपरेशन के चलते जब ऑपरेशन का टाइम पे उसका लोअर बॉडी पार्ट में जब आप पैरालाइज कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है, उस टाइम पे वो पेशेंट ये सुन रहा था कि आपका जो ऑपरेशन के प्रोसेस में किसी शायद अंडर ट्रेनी स्टूडेंट था होगा, इसको काट के देखता है, वो पूरा सुन रहा था बोलता है। तो अब ये जो कहानी है, अभी पब्लिक भी बहुत कंफ्यूज, बहुत डर पैदा हो रहे हैं। तो इसका कितना हद तक सच है? अगर अब अंडर ट्रेनी वो
लास्ट जिंदा अगर किसी पेशेंट को ऐसे कर रहे हैं तो ये आपका इसी से बाहर है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। आपको भी बहुत कंफ्यूज है आप। You want to answer? You want to answer? You want to answer? Yeah. Otherwise, I'll learn this thing. यूजुअली इंटर्न्स को हम लोग ऑपरेशन करने नहीं देते हैं, हमेशा सीनियर सर्जन ही करते हैं। हो सकता है जूनियर सर्जन हो या वेरी सीनियर सर्जन हो, प्रोफेसर हो, बट वी नेवर अलाउ द इंटर्न्स टू ऑपरेट। इंटर्न को ये गलत है, नहीं हम भी सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, बट ये गलत है। कभी हम लोग इंटर्न को ऑपरेशन करने नहीं देते हैं, ये एथिक्स का बाहर है। ओके, वो फुल प्लेस डॉक्टर बन जाएगा, फिर वो स्पेशलाइजेशन करेगा तब अलाउ करेंगे। उसका आपको एडिंग टू योर क्वेश्चन, आई बिलीव कि ये सिचुएशन ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास, जैसा कि हमारे रोनिया सर ने बोला, असिस्टेंट्स होता है, सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, उसके बाद द रेसिडेंट्स, नो, ठीक है। तो उसमें जूनियर कंसल्टेंट जो है वो बोला होगा कि हमने शुरू कर दे, उसको शायद आपने वो मीडिया वाले नहीं, सॉरी, द पर्सन जो वो था वो मिसकंस्ट्रू किया होगा, मिस इंटरप्रेट किया होगा। इट्स वेरी अनलाइकली कि हम लोग ने जैसा कि DMS नंबर 2 ने आपको क्लियरली बताया गया है, इंटर्न्स और ट्रेनीज को तो हम लोग किसी को डायरेक्टली ऑपरेट तो हम लोग करने नहीं देता है। Very clear. Coming back to अभी ट्रेनिंग्स का वो कल का इंसिडेंट को लेकर ही कुछ सर ये भी बात चल रहा है सोशल मीडिया में, इवन लाइक पेरेंट्स के तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इंजेक्शन का मेंशन आपने किया था, आई वाज सपोज टू आस्क द क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर क्योंकि एज अ लेमैन हम लोगों को भी पता नहीं, आप लोग एज अ डॉक्टर आप लोगों को पता हो, तो इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेली बता दीजिए ना, एग्जैक्टली क्या होगा। So regarding that, I will just give you why indication. I will just explain and rest of the medication part, दवाई का बाकी पार्ट मैडम बोलेंगे। हाँ, तो मैं दवाई के बारे में बताता हूँ कि हमने क्यों इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन तो ट्रेनेक्सामिक एसिड क्या होता है कि वो जब हम इंजेक्शन देते हैं तो कभी कभी कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाते हैं जिसको हम पूरी तरह सिलाई नहीं कर पाते, तो ऐसे कुछ पार्ट्स है, ऊज बोलते हैं जिसको, थोड़ा दबा के रखा फिर थोड़ा सा ब्लड निकलता है, निकल रहा है, तो उस पार्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रोमा प्रोटोकॉल और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी, तो ऐसे है कि जब अगर हम इंजेक्शन को कंटिन्यूस नहीं देने से तो हम डोज कम करते हैं, लेकिन अगर हम 1 स्टेट दे रहे हैं तो विदिन 8 आवर्स, ट्रोमा का भी है नियम है, ATLS जो होता है, तो विदिन 8 आवर्स आप ट्रेनोस्टेट काम आता है। सो उस पेशेंट का भी ऐसा है कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम स्टेट देना था, एक बार देना। तो ऐसे है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल्स जो होता है, तो कमिंग टू दिस पेशेंट, टू दैट पेशेंट, तो उसका भी ऐसा ही था कि बाहर से दिखता छोटा है, क्योंकि जो हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, जहाँ से हम हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, कब जाना है कब नहीं जाना है, तो उस चीज़ को क्या हम मसल कंटेन करके रखते हैं। लो जब हम स्पाइनल देते हैं, स्पाइनल देने से क्या होता है, सब रिलैक्स हो जाता है, आपका सब ब्लैडर से सब रिलैक्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ वो चीज़ भी रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, कभी कभी अंदर हिडन रहता है, तो हिडन रहने से फिर बल्ज होकर बाहर आता है। तो उनका ऐसा था कि थोड़ा सा था, बाहर से दिखने में छोटा था, लेकिन जब एनेस्थीसिया से रिलैक्स हो जाता तब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। सो रिगार्डिंग दैट, तो हमने क्या किया कि स्टेट एक 1 ग्राम स्टेट ऑर्डर दे, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू करना है। तो रिगार्डिंग थोड़ा सा यूज़ हो सकता है, और वैसे भी वैसे उस ऑपरेशन में करने के बाद थोड़ा सा कुछ कॉटन वॉटन लगा कर रख देते हैं कंप्रेशन करने के लिए। सो रिगार्डिंग दैट तो हमने इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड लगाया। तो जहाँ हमें लगता है कि मतलब थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ हम इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड दे देते हैं। क्योंकि उन लोगों का कहना था वो इंजेक्शन के बाद में हाँ। अनकॉन्शियस हो गया, उसको उठा ही नहीं कहना था, इसीलिए मैंने ये बोला। नहीं, रिगार्डिंग दिस वन, जस्ट 1 मिनट, रिगार्डिंग दिस एनाफिलैक्सिस तो हो सकता है, बट देन हमारे पास द फार्माकोलो विजिलेंस ऑफिसर है जो ये सब ADR with, she is a very senior basically pharmacist. She has done her masters MSc in master in pharmacology of pharmacy. So therefore ये हम लोग का साथ attached ही है. She is the pharmacovigilance officer who will comment on the ADR यानी कि adverse drug reaction, यानी कि जो भी complications ड्रग का वजह से होता है. सो नबम यही आपको कुछ ये है तो आप प्लीज़ बता दीजिए. Roles and responsibility of the ADR Adverse Drug Reaction Reporting Center में फार्माकोविजिलेंस का क्या है, मैं थोड़ा सा आपका जरिए
मैं मैसेज पास करना चाहती हूँ। At the very beginning, 4th of September this month, when this incident occurred, जब ये रिएक्शन जो occur हुआ था, डॉक्टर जार्जे सर्जन डिपार्टमेंट को हमको मैसेज कॉल करके हमको रिपोर्ट किया था और टेक्स्ट भी किया था कि मैडम ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, आप कलेक्ट कर लो बोल के। तो एट द मोमेंट हम लोग का डिपार्टमेंट से टीम जाके उसको कलेक्ट किया और हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और ये एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा बताएगा कि रिएक्शन जो हम लोग क्या क्या चीज़ को रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन जो क्या होता है। रिएक्शन जो है कि एडवर्स रिएक्शन जो है कि आप जो भी मेडिसिन लेता है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल आपको आप हेडेक के लिए लेता है या फिर नहीं तो फीवर के लिए लेता है, लेकिन उसको ट्रीट नहीं करके जो डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल को लेने का बाद आपका पूरा बॉडी शोलिंग हो गया और आपका आई विजन पावर जो लॉस हो गया, या फिर आपको पूरा इचिंग रसेस पूरा खुजली बदन लाल लाल हो गया, इसको बोलता है ड्रग्स रिएक्शन ना। तो ड्रग्स रिएक्शन क्या चीज़ है, उसको किसको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो क्या चीज़ को हमको रिपोर्ट करना है, हम आपको थोड़ा बताएगा उसको। और मैं ये आपका मीडिया का जरिए में जितने भी हम जो मेरा वॉइस को मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहे हैं, मेरा हेल्थ केयर प्रोफेशन जितने भी अभी स्टेट में हैं, हमारा फार्मासिस्ट हो, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियन हो और जितने भी डॉक्टर, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशन, आप लोगों से मैं इसका जरिए में आप लोग को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी रिलेटेड रिपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन लाइक नॉन, अननोन, सीरियस, नॉन सीरियस, लेवल एंड नॉन लेवल। नॉन क्या बोलता है, ऑलरेडी हमको पता है लेवल में। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल में फॉर एग्जांपल लिख के रखा है ऑलरेडी सैंपल में कि उसको वार्निंग बोलता है। वार्निंग आप लोग देखा होगा कि जब आप मेडिसिन से और जब आप ड्रग्स स्टोर से जब परचेस करते हैं, उस पर रेड कलर का एक वार्निंग लिख के रखा होता है ना, उस पर लिखा होता है कि आप ये मेडिसिन को खाने से हो सकता है बोलते हैं ना, तो उसको बोलता है नॉन। अननोन बोलता है, उस पर लिख के नहीं रखा हुआ होता है, उसको अननोन बोलता है। आप खाने का बाद इस पर लिख के नहीं रखा है, आपको ओकर हो गया, उसको बोलता है नॉन। और सीरियस एग्जाम्पल बोलता है कि आपको वो मेडिसिन को लेने के बाद में आपको टोटली आपका आई पावर जो आप लॉस हो गया और आपको लाइफ टाइम वो वापस नहीं आएगा और आपका किडनी फेलियर हो गया और पेशेंट जो डेथ हो गया, उसको बोलता है सीरियस केसेस। और नॉन सीरियस केसेस जो क्या है, आपको थोड़ा सा बस इचिंग हुआ है, प्रोसेस हुआ है ना, थोड़ा सा उसको खाने का बाद में और हमको थोड़ा सा नाउजिया वोमिटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन सीरियस। और ये सबको हमको रिपोर्टिंग करना है। और ऐसा है कि हम जो पब्लिक पेशेंट सोचते हैं कि हम जो अपना सेल्फ मेडिकेशन जो फार्मासिस्ट से खरीदता है और फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक जो हम लगाता है, उसको रिएक्शन होने से हम रिपोर्टिंग नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है, उसको भी रिपोर्टिंग करना। बिकॉज वी डोंट नो ना, उस पर आपको मैन्युफैक्चर में भी एडल्ट्रेट हो सकते हैं। हम टेस्ट करते हैं क्या? यदि करते हैं तो आप लोगों ने कोशिश किया था उसका टेस्ट करने के लिए, ना खाली वेबसाइट में अपलोड कर दिया जो आपने जो वेबसाइट जो बताया? हाँ सर, हाँ एजे फार्माकोविजिलेंस एडीआर सेंटर में सर टेस्ट करने के लिए हम लोग को वो सुविधा नहीं है, हम लोग का पास ऐसा वो नहीं है, ऑथोराइज नहीं है। लेकिन ये जो ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट का ड्रग्स इंस्पेक्टर, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा रिएक्शन हुआ है, आप सैंपल कलेक्ट करो बोल के। और सर थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ को बताया। और आपका जरिए में ये भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग जो है मेडिसिन में भी बहुत वर्क करना है ना। कभी कभार एक मॉलिक्यूल जो हम सेव करने लाइफ को से बचाने के लिए लेता है, वो भी हमारा जान ले लेता है। तो हम लोग का स्टेट में फिलहाल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, उसको वो ये सैंपल कभी लेके जाएगा, उसको कलकत्ता भेजेगा, इधर गुवाहाटी भेजेगा, वापस आते आते 6.5 महीना लगेगा। तो इसीलिए हम लोग का स्टेट में एक ड्रग्स टेस्टिंग सेटअप भी होना चाहिए। हम आपका माध्यम जरिए ये बोलता है क्योंकि और मैं एक फार्मेसी ऑल अरुणाचल का फार्मेसी एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट हूँ। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये भी अरुणाचल को मैं ये भी हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड करता है कि रिसेंटली एक ऑर्डर निकला है सेक्शन 32 एक्ट 1948 का फार्मेसी एक्ट में। तो वो जो है सर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, शायद अभी मेडिसिन में भी क्वालिटी आएंगे तो हमारा पब्लिक जो है मेडिसिन में भी हम लोग का बदन को हेजर्ट करने, हार्म करने के लिए ना, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत 99% जो रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग मेडिसिन में भी फोकस करना है। तो 99% इन द डेवलपिंग कंट्री दे आर एडमिटिंग इन द हॉस्पिटल
दे आर इन बेड जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन होता है। तो हम लोग का यहाँ में नॉट कटिंग योर पॉइंट, बट जो यहाँ इसका बात हो रहा है ना, ट्रेन कंडीशन को लेकर बात हो रहा है, क्योंकि आप क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट है, सीधा सा सवाल है जो ड्रग रिएक्शन हुआ बोल के जैसे सर ने बताया था, तो एज अ स्पेशलिस्ट आप ये मानेंगे कि जो इंजेक्शन हुआ था तो कभी कभार इसमें रिएक्शन होता है, वो सीधा सा जवाब दीजिए। हाँ सर, हाँ रिएक्शन होता है, इसीलिए सर हम लोग उसको रिपोर्टिंग कर दिया हायर अथॉरिटी को, फर्दर उन लोग अभी तो इनिशिएट प्रोबेबली उसका रिपोर्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? उसको तो मैम दिल्ली में भेजेंगे, दिल्ली में भेज के स्क्रीनिंग कमेटी जो उसको रिसर्च करेंगे, फिर फर्दर WHO वहाँ से रिसर्च करके आएगा, फिर मेडिसिन मैम आप बोल रहे हैं कि भेजेंगे, आप फिर बोल रहे हैं कि भेज दिया। भेजेंगे। हाँ नहीं, मेरा तरफ से तो हम रिपोर्टिंग कर दिया। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द दिल्ली ना, दिल्ली मेरा स्क्रीनिंग कमेटी, उन लोग फिर फर्दर उधर में स्क्रीनिंग करेंगे, तो टेस्टिंग का मेथड जो है वो हम लोग का हाथ में नहीं है।